हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल विषय की पाठ योजना के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपकी जो आपकी दैनिक पाठ योजना डायरी है उसके ऊपर ही पर आपको पाठ योजना का क्रमांक लगा लेना है। मित्रों, जो भी आपकी पाठ योजना का क्रमांक है, मित्रों अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और मित्रों, और जो लाइक वाला बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े, ताकि आपको हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आ सकें। मित्रों, उसके पश्चात में आपको जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार करें वो कक्षा और जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। फिर हो जाएगा आपका भूगोल और जिस दिनांक को आप तैयार करें वो दिनांक, और कालांश हो जाएगा जिस कालांश में आप बना रहे हैं। तो आज की जो आपकी समयावधि होगी वो जाएगा आपका 30 मिनट। मित्रों, जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। जो ये एक सेकंड नंबर की पाठ्य योजना है, इसी प्रकरण के ऊपर द्वितीय पाठ्य योजना में आपको बना के बता रहा हूँ। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका प्रकरण। इसके पश्चात में आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 2 कॉलम बनाने हैं, शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 2 कॉलम बनाने के पश्चात आप इसमें लिख लेंगे, पड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य कि छात्र, अध्यापक और शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है तो इस शिक्षण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा या बच्चा ये शिक्षण करके अपने आप में क्या परिवर्तन ला सकता है। तो वही उसके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो पहला शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा ज्ञानात्मक और द्वितीय हो जाएगा अवबोध। तो आपको इन दोनों के संगत जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन मैंने लिखा है उन दोनों परिवर्तनों को आप लिख लीजिए। तो पहला ज्ञानात्मक और द्वितीय हो जाएगा अवबोध। इसको लिखने के पश्चात में आपका जो तृतीय आता है ज्ञानोपयोग, तो तृतीय ज्ञानोपयोग शिक्षण के उद्देश्य को लिखेंगे आप। इसके संगत देखिए मैंने जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है उसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। जैसे लिखा है विद्यार्थी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से संबंधित जो दैनिक जीवन में ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। तो ये इसका ज्ञानोपयोग में चौथा शिक्षण का उद्देश्य आता है कौशल। तो कौशल में आप लिखेंगे विद्यार्थी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से संबंधित वन्य जीवों के यातायात प्रयोग आदि के बारे में चित्र चार्ट मॉडल बना सकेंगे। पाँचवा आता है अभिरुचि और छठवा आता है अभिवृत्ति। तो मैं अभिवृत्ति लिखना भूल गया तो अभिवृत्ति को आप लिख लीजिए। इस प्रकार से आपको जो 6 शिक्षण के उद्देश्य इनको लिख लेना है। लिखने के पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग जाएगी आपकी शिक्षण सहायक सामग्री, जिसके अंदर आपको लपेट प्लग श्याम पट चौक डस्टर ये वगैरह लिख लेना है सारी चीज़ें। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान हेडिंग लगा के इसमें लिखेंगे विद्यार्थी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके पश्चात आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न और इसके अंदर आपको 2 कॉलम बना लें, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। ये दोनों कॉलम बनाने के पश्चात में आप लिखने या लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कि जो प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। प्रस्तावना प्रश्न से तात्पर्य है कि इसके अंदर छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा इनके उत्तर दे दिए जाते हैं। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो सबसे आपकी पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होंगे आपकी पाठ योजना में उतनी अच्छी या प्रभावपूर्ण, या कहने का मतलब है उतनी सुंदर बन के आएगी। जो प्रश्नों की संख्या होती है इस प्रस्तावना प्रश्नों में, तो आपको छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा इसमें अंदर कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न के अंदर आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न लिख लेने हैं और अंदर एक आपको समस्यात्मक प्रश्न पूछना है ताकि बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो एक प्रकार से ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। तो इस समस्या का समाधान छात्र अध्यापक द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आपकी हेडिंग हो जाएगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होती है वो है आपकी प्रस्तुतिकरण। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण और इसके अंदर आपको 5 कॉलम बना लें। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्ययन क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि व श्याम पटकार। ये 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में वन्य जीव। तो ये हो जाएगा आपका क्या पहला शिक्षण बिंदु। इसके समक्ष जो मैंने छात्र अध्ययन क्रिया में जो विकासात्मक प्रश्न लिखा है उन सारे विकासात्मक प्रश्न को आप लिख लीजिए। छात्र क्रिया में आप सारी चीज़ें लिख लीजिए जो मैंने लिखा है। विधि हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तरी विधि और इसके पश्चात जो छात्र अध्यापक कथन है उस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिखेंगे जिस प्रकार से मैंने लिखा है। और जो छात्र क्रिया वाला कॉलम है उसके अंदर आप लिख लीजिए विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि और जो श्याम पट कार्य उसके अंदर आपको जो छात्र क्रिया वाले कॉलम में से आपको महत्वपूर्ण बिंदु को छांट लेना है और उसको आप श्याम पट कार्य वाले कॉलम में चार्ट लगा के ब्लैक चार्ट लगा के उसके अंदर आप लिख लीजिए। इस प्रकार से हो जाएगा आपका श्याम पट कार्य। इसके पश्चात में नेक्स्ट आती है आपकी हेडिंग वो है आपके बोध प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए बोध प्रश्न। जो बोध प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी लीजिए। बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते ताकि उनके द्वारा जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसमें बच्चे का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा रहे। कहने का मतलब है बच्चे का ध्यान पाठ से पढ़ाए गए पाठ से इधर उधर भंग नहीं हो या भ्रमित नहीं हो। इस भ्रम को रोकने के लिए छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा ये उत्तर दे दिए जाते हैं। क्योंकि बच्चे आसानी से प्रश्नों के उत्तर इसलिए दे देंगे क्योंकि उन्होंने भी पढ़ा है, इस वजह से बच्चे आसानी प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। इसके पश्चात में आपको अगले पेज पर फिर से
वही 5 कॉलम बना लें। पाँचों कॉलम शिक्षण बिंदु, छात्र अभिक्रिया, छात्र क्रिया, विधि व शाम कार्य, सारे 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है इसके अंदर आपको द्वितीय शिक्षण बिंदु लिखना है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्यटन। तो इस शिक्षण बिंदु के संग जो मैंने विकासात्मक प्रश्न लिखा है आपको, जो इन विकासात्मक प्रश्न को आप लिख लीजिए। विधि हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। जो छात्र अध्यापक कथन लिखा है मैंने, उस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। जो छात्र क्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और जो श्यामपट कार्य है उस श्यामपट कार्य को पूर्ण करने के लिए आप जो छात्र अध्यापक कथन मैंने लिखा है उसमें से आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को छांट लीजिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्यामपट कार्य के अंदर ब्लैक चार्ट लगा के उसके अंदर लिख लीजिए ताकि जो आपका श्यामपट कार्य परिपूर्ण हो जाए। उसके पश्चात में आपके नेक्स्ट हेडिंग आते हैं आपका बोध प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए बोध प्रश्न के अंदर आप बोध प्रश्न के आप अंदर ये सारे जो बोध प्रश्न मैंने लिखा है बोध प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। और मित्रों, मैंने बोध प्रश्न के बारे में आपको पहले सामान्य जानकारी दे दी कि बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, फिर भी मैं दे देता हूँ एक बार फिर आपको। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उनके द्वारा जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उससे बच्चे का ध्यान इधर उधर भंग नहीं या भ्रमित नहीं हो। इस भंग को रोकने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा ये बोध प्रश्न किए जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार से जो आपकी पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपको नेक्स्ट हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग लगाने से पहले आप थोड़ा समझ लीजिए कि मूल्यांकन प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा या कितना सीखा है, या इस बात की जानकारी प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा ये मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। तो ये मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के बनाए जैसे लघुत्तरात्मक लघुत्तरात्मक निबंधात्मक किसी भी प्रकार के प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं। पर आपका एकमात्र उद्देश्य बच्चों का मूल्यांकन करना। इसके पश्चात में आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है गृह कार्य। बच्चों को आप गृह कार्य दे दीजिए, बच्चों को आप गृह कार्य ऐसा दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाकर उसको कर सके। कहने का मतलब जिस कठिनाई के स्तर से आपने अध्ययन करवाए उस कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाकर आसानी से उस गृह कार्य को कर सके। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मित्रों, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।